प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रताप सिंह सांगवान आपके सामने फिर उपस्थित हूँ व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया, और क्रिया के दो रूप, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम सकर्मक क्रिया और क्रिया के अन्य रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रिया के जो सकर्मक रूप है वो दो होते हैं। सकर्मक क्रिया, इसके दो रूप हैं। एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया के लिए केवल एक कर्म दिया हुआ हो। जैसे बच्चा फल खाता है, यहां खाता है क्रिया है, इसके लिए कर्म क्या है? फल। माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें सुलाती है क्रिया है, इसके लिए कर्म क्या है? बच्चे को। तो ये एक कर्मक क्रिया है। इसी का दूसरा रूप है द्विकर्मक। कभी कभी एक क्रिया के लिए दो दो शब्द भी आ जाते हैं। अब ये जो है द्विकर्मक में क्रिया वही है, बस एक कर्म एक की जगह दो आ जाते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहां पिलाना क्रिया के लिए दो कर्म हैं। एक तो बच्चे को, एक तो ये कर्म है, और एक कर्म है दूध पिलाती है। ये माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहां माँ जो है वो करता है, पिलाना क्रिया है, इसके लिए कर्म दो है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दो कर्म है, एक मुख्य कर्म और एक गौण। ये जो कर्म है जो क्रिया के साथ में आया है ये मुख्य है, और जो क्रिया से दूर है वो गौण है। मुख्य कर्म ये है। इसी तरह से हम दूसरा कर सकते हैं, अध्यापक बच्चों को या छात्रों को, कह लो बच्चों से तो बार बार रिपीट करने की बजाय छात्रों कर देता हूं मैं। छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहां देखिए, पढ़ाना क्रिया है और पूरी क्रिया जो है पढ़ा रहे हैं। ये क्रिया अभी अब हम इस पर आएंगे कि क्रिया इतनी लंबी होती है तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, क्या उसके बारे में, संरचना के बारे में ये बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी तक हम क्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि क्रिया के कर्म कौन से हैं। पढ़ा रहे हैं ये क्रिया है। पढ़ा कौन रहे हैं? अध्यापक। इसके दो कर्म हैं, एक तो छात्रों को और एक हिंदी। यानी अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, काम चल जाता, उसमें केवल एक कर्म होता, हिंदी। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इससे भी काम चल जाता, उसमें एक कर्म होता, छात्रों को। यहां ये दो कर्म हैं। अब पहले वाले वाक्य में मैंने बता दिया था कि एक मुख्य होता है, एक गौण। अब इसमें आप बताइए मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है। पहचान बताई थी, जो क्रिया के नजदीक है वो मुख्य है, हिंदी मुख्य है, और जो क्रिया से दूर पड़ता है वो गौण है। मुख्य क्रिया हिंदी है, मुख्य कर्म हिंदी है। तो ये हमने क्रिया के दो रूप, सकर्मक क्रिया के दो रूप थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, वो हमने पढ़े हैं। अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? संरचना की दृष्टि से या संरचना के दृष्टिकोण से क्रिया के कितने रूप हैं? ये देखिए, संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 रूप हैं।
5 रूप हैं। तो हम अब इनके ऊपर आते हैं। जो क्रिया के जो 5 रूप हैं उनमें सबसे पहले आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ उसके सहायक शब्द और जुड़े हुए होते हैं और उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना, रहना और है, होना। पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य तौर पर 3 क्रियाएं हैं। है भी अपने आप में स्वतंत्र क्रिया है का मतलब होना, और रहे यानी रहना और मुख्य क्रिया है इसमें पढ़ना। असल बात तो पढ़ने पर ध्यान दिया जा रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संयुक्त क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ 2 सहायक क्रियाएं और जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से ये क्रिया जो है संयुक्त क्रिया हो जाती है। और संयुक्त क्रिया में हम देखते हैं कि उसके साथ सहायक के तौर पर जो क्रियाएं जुड़ती हैं वो क्या है। तो इसी का दूसरा रूप संयुक्त क्रिया नंबर 2 पर आती है। संयुक्त क्रिया के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को रंजक क्रिया भी कह देते हैं। सहायक कहो या रंजक कहो, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया। तो ये जो क्रिया है इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, गाड़ी जा चुकी है, मुझे खेलना पड़ता है, उसे जाने दो। ये जो रूप है, पढ़ना चाहता हूं, गाड़ी जा चुकी है, चाहता हूं, पढ़ता है, जाने दो, ये जो रूप हैं ये सहायक क्रियाएं हैं, रंजक क्रिया कह सकते हैं इनको। जैसे अब वो करते हैं, मैं पढ़ सकता हूं, यहां पढ़ना मुख्य क्रिया है, इसके साथ में ये है रंजक क्रिया। तो ये जो क्रिया है मुख्य क्रिया के साथ जो जुड़ती है, पढ़ना, जाना, खेलना, जाना, पढ़ना, इनके साथ जो क्रियाएं और जुड़ी हुई हैं ये सहायक क्रियाएं हैं, रंजक क्रियाएं हैं। इनसे ही अर्थ पूरा होता है। ये वाक्य के क्रिया के अर्थ को बढ़ा रही है, विशेषता ला देती है। इनको रंजक क्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशेषता जोड़ देती है, उसके अर्थ को बढ़ा देती हैं, उसके अर्थ में रोचकता पैदा कर देती हैं। इसीलिए इसको सहायक क्रिया के साथ इसको रंजक क्रिया भी कहा है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो यहां विशेष बात आई कि उसकी इच्छा है पढ़ने की, ये इस शब्द से जुड़ा और पूरी क्रिया होगी पढ़ना चाहता हूं। गाड़ी जा चुकी है, मुख्य क्रिया तो जाना है, लेकिन ये बताने के लिए कि वो क्रिया हो चुकी है, तो उसके वो क्रिया जो है गाड़ी जा चुकी है में ये चुकी जो है ये सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इसने क्रिया के अर्थ को बदल दिया, जाना के अर्थ को बदल दिया। जाना यानी वो तो जा चुकी। और इसी तरह मुझे खेलना पड़ता है, तो जैसे मैं खेलता हूं तो सामान्य क्रिया थी, लेकिन यहाँ ये पढ़ना जो है उसकी मजबूरी को बता रहा है कि किसी कारण से उसको खेलना पड़ता है। मुझे खेलना पड़ता है, यहाँ खेलने वाले की मजबूरी प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से उसे जाने दो,
यानी मुख्य क्रिया है जाना, लेकिन उसको आदेश दिया जा रहा है कि अब इसको तुम रोको मत, इसको जाने दो, यानी दो या देना। इसका दो जो रूप है ये देना का रूप है। इसी के लिए मैं एक और वाक्य लिखता हूं, इसे जाने मत देना। ये जाने देना जो है ना, मुख्य क्रिया तो जाना ही है, लेकिन इसके साथ देना शब्द इसलिए आया कि उसको जाने देना है या नहीं जाने देना है, मतलब इसके अर्थ में विशेषता ला देता है ये देना। और इसी तरह से मैं पढ़ सकता हूं, यानी पढ़ता हूं क्रिया है, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बताता है कि वो पढ़ सकने में समर्थ है, वो पढ़ने में समर्थ है। मैं पढ़ सकता हूं, तो यहाँ ये उसकी समर्थता को बताया जा रहा है। तो ये हमारी क्रिया के जो संरचना के आधार पर भेद थे, 5 भेद, उसमें हमने 2 कर लिए हैं और अभी 3 और बाकी है। नंबर 3 है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले नाम धातु की क्रिया कर लेते हैं। नंबर 3 है नाम धातु क्रिया। जैसा कि क्रिया के नाम से समझ पा रहा है, नाम धातु, हम कभी कभी संज्ञा शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को या विशेषण शब्दों को क्रिया बनाकर प्रयोग कर लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों को हम कभी कभी क्रिया के रूप में बदलकर क्रिया बनाकर प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको, क्योंकि ये नाम है, संज्ञा और नाम के स्थान पर ये सर्वनाम होता है, और विशेषण भी जो है किसी गुण, अवस्था, धर्म आदि का नाम है ये एक तरह से। तो ये तीनों नाम है किसी न किसी चीज के, और इसीलिए इस क्रिया का नाम है नाम धातु। धातु का मतलब जो नाम थे वास्तव में, उसी को धातु बना दिया गया है क्रिया के रूप में बदलने के लिए, उसके साथ ना वगैरह लगाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को ही धातु बना के इसको नाम धातु बना दिया गया है। क्योंकि ये नाम होते हैं और उन नामों को ही क्रिया की धातु बना ली जाती है, यानी उसके साथ ना वगैरह लगा के क्रिया बना ली जाती है। तो इसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। अब जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने बात करी और कुछ है ना कई बार समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखने पड़ता है। जैसे हम कहते हैं 60, ये 60 क्या शब्द है, ये विशेषण शब्द है, संख्यावाचक। सठियाना, ये इसका क्रिया बना दिया हमने, सठियाना। कभी कभी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको मजाक के तौर पर कह सकते हैं कि आपकी उम्र बड़ी हो गई है, अब आप ठीक से सोच समझ नहीं पाते, तो उसको उसके पर व्यंग करने के लिए या उसको बूढ़ा बताने के लिए हम कह सकते हैं सठियाना। हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है, इससे बढ़ गया अधियाना, अधियाना। मक्खियां भिन भिना रही हैं, भिन भिन की ध्वनि है, मक्खियां भिन भिन कर रही हैं, भिन भिन, ये मक्खियों की ध्वनि है, भिन भिन। इसको हमने क्रिया के रूप में बदल लिया, मक्खियां भिन भिना रही हैं। भिन भिना रही है, ये भिन भिनाना हमने नाम धातु बना लिया। जो ध्वनि थी मक्खियों की, उसी को हमने क्रिया रूप में डाल लिया। और इसी तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कोई दरवाजे पर खटखट करता है, खटखट की ध्वनि होती है, इसको हम कह सकते हैं खटखटाना। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो ये हमने खटखट की जो ध्वनि है उसको क्रिया रूप में बदल दिया, खटखटाना। ये क्रिया बना दी हमने। तो ये
ये तो था नाम, खटखट ध्वनि का नाम था, और ये हमने इसको बना लिया क्रिया ना लगा के। ये इसी प्रकार से भिन भिन जो है ये एक ध्वनि का नाम था, जो मक्खियां करती हैं भिन बनाती हैं, ये उनका भिन बनाने की उनकी ध्वनि का नाम था, और इसके साथ हमने भिन भिना रही है उसी को क्रिया रूप में बदल दिया। आ प्रत्यय लगाकर हमने उसको क्रिया बना दिया। 60 के साथ याना प्रत्यय लगाकर हमने सठियाना बना लिया, हाथ के साथ याना लगाकर हाथियाना बना लिया। ये संज्ञा शब्द थे, ये सर्व। एक शब्द और बताता हूं मैं, आप, ये सर्वनाम शब्द है आप, इसके स्थान पर इसको क्रिया रूप में बदलते हैं अपनाना। ये सर्वनाम शब्द से बढ़ गया, आप सर्वनाम शब्द है, इससे बढ़ गया अपनाना। तो ये हमारी जो है वो नाम धातु क्रिया होगी। अब हम करते हैं प्रेरणार्थक रूप, क्रिया का प्रेरणार्थक, संरचना के आधार पर क्रिया का प्रेरणार्थक रूप। नंबर 4 है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, यहां कर्ता खुद क्रिया न करके किसी और को प्रेरित करता है क्रिया करने के लिए, तो उसका रूप बदल जाता है क्रिया का, और वो प्रेरणार्थक हो जाती है। यानी कर्ता जब स्वयं काम ना करे और किसी और से करवाए, तो वहां वो क्रिया प्रेरणार्थक बन जाती है। जैसे मां बच्चे को खाना खिलवाती है। माँ जो है बच्चे को खाना खुद नहीं खिला रही, वो बच्चे को खाना खिलवाती है किसी से, चाहे उसके बड़े बहन भाई से, चाहे नौकरानी से कहो, चाहे किसी से कहो, माँ बच्चे को खाना खिलवाती है। तो यहाँ ये खाना खिलाना जो होती है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, वहां तो सामान्य क्रिया होती है, लेकिन यहाँ ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ ये प्रेरणार्थक क्रिया थी। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 रूप हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि जैसे क्या कहें इसको, प्रेरणा यानी प्रथम प्रेरणा, एक तरह से प्रथम प्रेरक, जैसे यहां इसमें प्रथम प्रेरक है मां, प्रथम प्रेरणा, और एक द्वितीय प्रेरणा। तो प्रथम प्रेरणा तो यहां यह है, मां बच्चे को खाना खिलाती है, लेकिन खिलवाती है। यहां ये द्वितीय प्रेरणा है, खिलवाती है। पढ़ाना, पढ़ना मुख्य क्रिया है, पढ़ना से बनेगा पढ़ाना, और उसके बाद द्वितीय रूप होगा पढ़वाना। तो यहां माँ बच्चे को यानी खाना मुख्य क्रिया है, खाना। माँ बच्चा खाना खाता है तो मुख्य क्रिया है खाना खाना, खाना खाना। और खाना का प्रेरणार्थक रूप होगा खाना खिलाना, वो प्रथम रूप होता है, खाना के का रूप हो जाता है खिलाना, और ये है द्वितीय खिलवाना। वो माँ जो है ना किसी नौकरानी से या बड़े बच्चे से, छोटे बच्चे को खाना खिलवाती है, ये द्वितीय क्रिया है, द्वितीय प्रेरणा है, खाना खिलाना। जैसे यहां देखो मुख्य क्रिया है जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया स्वयं के लिए है, और जब कर्ता वो काम दूसरे से करवाता है पढ़ाना, यानी खुद ना पढ़ के वो बच्चे को पढ़ा रहा है, तो यहाँ ये पढ़ना का प्रथम रूप है पढ़ाना, और इसी का द्वितीय रूप हो जाएगा पढ़वाना। ये प्रेरणार्थक क्रिया का द्वितीय रूप हो गया। मुख्य क्रिया प्रथम क्रिया, प्रथम प्रेरणा द्वितीय प्रेरणा, ये इस तरह से है। 2 प्रेरणा होगी, तो खुद पढ़ाया और ये किसी और से पढ़वाया।
तो पढ़वाना और पढ़ाना में ये फर्क हो गया। तो हम जो है 4 कर चुके हैं और अब हम 5वां करेंगे पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया। क्रिया से पहले कोई और क्रिया घटित हुई है तब वो पूर्ण हुई है, यानी क्रिया जो है उससे पहले कोई और क्रिया घटित हुई और तब वो क्रिया पूर्ण हुई तो उसको कहते हैं पूर्ण क्रिया। यानी कर्ता जो कोई क्रिया कर रहा है उससे पहले ही कोई एक और क्रिया घट चुकी है तो वो, जैसे बच्चा पढ़कर खेलने चला गया। अब इसमें देखा जाए तो ये सारे क्रिया है, इतनी लंबी क्रिया है, केवल कर्ता एक है बच्चा और कर्ता के साथ बाकी सारा क्रिया रूप है। ये जो क्रिया है ये है पूर्णकालिक क्रिया, यानी ये क्रिया पहले हुई उसके बाद में अगली क्रिया उसने की। सबसे पहले उसने पढ़ाई की ये, और उसके बाद वो खेलने चला गया। तो यहाँ ये पूर्णकालिक क्रिया तब हुई जब उसने पहले वाली क्रिया कर दी थी पूर्वकालिक। ये पूर्णकालिक क्रिया पूर्वकालिक है, ये वैसे पूर्वकालिक क्रिया ये पूर्व में घटित हुई। और इसी तरह से जैसे कोई और वाक्य बनाए, भाई बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। सोने की क्रिया हुई है, सोने से पहले बच्चे ने एक और काम भी किया है, पिया है, यानी पीकर, दूध पीकर। दूध तो कर्म है, तो यहां ये पीना जो क्रिया है उसकी पूर्णता उसने करी करके, पी कर, यानी पीने की क्रिया करके अब वह सो गया। तो सो जाना क्रिया से पहले जो घटित हुई है वो है पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह से ये क्रिया के हमने 5 संरचना के आधार पर 5 भेद हमने कर लिए हैं। इन 5 भेदों में जैसे सबसे पहले संयुक्त क्रिया थी, उसके बाद सहायक क्रिया, रंजक क्रिया आई, उसके बाद नाम धातु क्रिया आई जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बनी है, और उसके बाद क्रिया आई हमारे सामने कौन सी, जिसको हम कहेंगे नाम धातु के बाद में वो अपना आया प्रेरणार्थक। उसका चौथी क्रिया जो थी वो थी प्रेरणार्थक, और 5वीं हुए पूर्वकालिक क्रिया। ये संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। तो इनको आपने ठीक से समझ लिया होगा। नंबर 1 संयुक्त क्रिया थी, नंबर 2 सहायक क्रिया यानी रंजक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। तो ये क्रिया का संरचना के आधार पर भेद पूरे हुए। आज का अपना अध्याय यहीं समाप्त होता है। और क्रिया के बारे में आपने कितना कुछ समझा है, कितना कुछ समझ पाए, इसके बारे में कभी कभार कमेंट से बताया करो, और इसको लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी कोई वीडियो डाली जाए उसकी सूचना आप तक हो जाए, और अपने मित्रों को भी इसको शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके। धन्यवाद।